जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिट्टियों के बारे में। हमारे देश में, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो मिट्टियों को पढ़ने से पहले कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि मिट्टी कहते किसे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मिट्टी क्या है तो आप इसको कैसे परिभाषित करोगे? कैसे बोलोगे? पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपरदन और अपक्षय से एक विशेष प्रकार का मटेरियल तैयार होता है। चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से, वेदरिंग और इरोजन से, अगर चट्टानों की वेदरिंग और इरोजन होता है तो चट्टानों के ऊपर की पपड़ी निकलती है और बाद में छोटे छोटे कणों में विभक्त होकर वो चारों तरफ फैल जाती है। उसी से मिट्टी का निर्माण हुआ। अब यहां पर कि क्या केवल मिट्टी में यही है, चट्टानी कण ही है? देखो, एक चीज ध्यान रखो, अगर मेरी क्लास शुरू हो गई ना उसके बाद आए तो ये ठीक नहीं है। जब मेरी क्लास चालू हो उससे पहले आपकी अंदर उपस्थिति होनी चाहिए। आपको पर्याप्त समय दिया जाता है। इसके बाद भी आप आते रहते हो, बार बार दरवाजा भाड़ भाड़ आप शुरू किए हुए। इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि आप अंदर घुस रहे हो तो दरवाजे को बंद करके आसानी से घुसें। आप पहले से क्लास में बैठे मिलें सारे लोग। मिट्टी एक ऐसा संगठन है जो वास्तव में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों तत्वों से मिलकर बना है। उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के सब्सटेंस हैं। और ये वो है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों के लिए आवश्यक है। इसका मतलब इस मिट्टी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जो वनस्पतियों के उगने के लिए न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। तो आप कह सकते हो कि मिट्टी पर, पृथ्वी के ऊपरी सरफेस पर, बिल्कुल ऊपरी सरफेस पर पाया जाने वाला एक ऐसा संस्तर, संस्तर मतलब होराइजन, एक ऐसा होराइजन जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलकर बना है, जिसमें बहुत सारे फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। फॉसिल्स इन द सेंस फौना एंड फ्लोरा के डिकम्पोजिशन से पाए जाने वाला मटेरियल, यानी जीव जंतु और वनस्पतियों के सड़ने गलने से कुछ चीजें मिट्टी में मिक्स हो जाती हैं, वो जीवांश हैं। और वही जीवांश तत्वों को ह्यूमस कहा जाता है। तो मिट्टी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ह्यूमस सब्सटेंस से मिलकर बनने वाली एक स्ट्रक्चर है जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग में पाया जाता है। ये वनस्पतियों के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। वनस्पतियों के विकास के लिए, वनस्पतियों के फलने फूलने के लिए इस मिट्टी में बहुत सारे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन्हीं को एब्जॉर्ब करके पेड़ पौधे अपनी जीवन संरचना को पूरा करते हैं। अपनी लाइफ पूरी उसी कारण उनकी है, जैसे हमारे लिए भी इनकी जरूरत है, क्योंकि इन पेड़ पौधों के बिना जीव भी जिंदा नहीं रह सकते। तो वो मिट्टी वास्तव में कैसे बनी, इसका निर्माण जब हुआ तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि इस पृथ्वी पर चट्टानें हुआ करती थी। समय के साथ इन चट्टानों की वेदरिंग हुई। वेदरिंग माने होता है अपक्षय। वेदरिंग के लिए शब्द प्रयोग करते हैं अपक्षय। वेदरिंग का मतलब होता है कि जब किसी मटेरियल को
अधिक टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर रखा जाए, पानी में भिगोया जाए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन के संपर्क में जब कोई वस्तु आती है तो उसकी वेदरिंग होती है। चट्टानें जब अधिक टेम्परेचर पर गर्म होती हैं और लो टेम्परेचर पर वो उनमें संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान चट्टान के ऊपर की पपड़ी निकल जाती है, चट्टान में बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं। इस तरह से चट्टान का ऊपर का लेवल धीरे धीरे लूज होता चला जाता है और लूज होने के बाद फिर जोर से आने वाली पानी की बौछारें अथवा पानी की धाराएं उसको अपने साथ बहा कर ले जाती है। साथ ही कभी तेज हवाएं चलती हैं तो चट्टान के ऊपर के मटेरियल को उखाड़ देती हैं। अगर वही चट्टानें ऐसी जगह पर हैं जहां बर्फ जमी हुई है तो ग्लेशियर उन चट्टानों को उखाड़ने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इरोजन और आपका वेदरिंग, ये दोनों वो क्रियाएं हैं जिनसे वेदरिंग चट्टान को लूज करने का काम करती है और इरोजन में चट्टान के वही पार्टिकल्स निकल कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। अब चट्टान के ऊपर अगर उसका पपड़ी है, उस पपड़ी से मिट्टी वहीं की वहीं नहीं बन जाएगी, उसको वहां से निकालना पड़ेगा और निकाल के फिर जमीन पे बिछाना पड़ेगा। तो ये काम कौन करेगा? ये करेंगी तेज हवाएं, तेज पानी की धाराएं, ग्लेशियर्स अथवा समुद्र का पानी जो चट्टानों से टकराएगा फिर वापस आएगा, टकराएगा फिर वापस आएगा। ऐसे ये समुद्र का पानी भी चट्टानों को खुरचने का काम करेगा। इससे विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनेंगी। तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों में ही एक आकृति है मिट्टी, जो कि चट्टानों के अपर्दन से लगातार बनती रहती है। फिर उसी मिट्टी में जीव जंतु और वनस्पतियां भी उसी में मिल जाते हैं। जब वनस्पतियों का अंत होता है, जीवों का अंत होता है, तो इनके मटेरियल भी उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये बात हमने कही कि मिट्टी का इस तरह से निर्माण होता है। अगर हम बात करें कि पृथ्वी के अंदर ये मिट्टी कहाँ तक है, कितनी गहराई तक है, तो मिट्टी को बनाने में कई साल लगते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मिट्टी तत्काल बनने वाली कोई चीज है। इसमें बहुत समय लगता है, हजारों साल भी लग सकते हैं मिट्टी को बनाने में। मिट्टी की ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर किसी पृथ्वी के अंदर आप झांकने की कोशिश करें, पृथ्वी को काट दीजिए और काटने के बाद फिर पृथ्वी का, सपोज ये पृथ्वी थी, हमने इसको यहां से काटा और काटने के बाद इसके लेयर्स देखेंगे आप। तो जब लेयर्स देखेंगे तो उनको कहते हैं होराइजन, यानी संस्तर। होराइजन इसके वो संस्तर हैं। सपोज ये पहला संस्तर है, इसके बाद दूसरा संस्तर है, फिर तीसरा संस्तर है, इसके बाद चौथा संस्तर है और लास्ट में पांचवा संस्तर। इस तरह से हमें इसके लगातार एक के बाद एक इसके लेयर्स मिल रही हैं। लेयर्स को ही हम संस्तर बोल रहे हैं। हिंदी में संस्तर कहते हैं और इंग्लिश में उसको होराइजन कहते हैं। तो ऐसे होराइजन्स बहुत सारे मिलेंगे। सबसे पहला होराइजन ये होगा जिसमें मिट्टी के कण अपेक्षाकृत थोड़े से बड़े होंगे, सबसे बारीक नहीं होंगे लेकिन छोटे छोटे होंगे, बहुत छोटे। ये वो स्तर है पहला वाला। इस स्तर को ही वास्तव में हम सही मायने में वो मिट्टी कहते हैं जिसमें ज्यादातर चीजें पाई जाती हैं। इसको पढ़ते हैं ओ संस्तर। पहला संस्तर है ओ। इस संस्तर में क्या देखने को मिल रहा है? इसमें मिट्टी के वो चीजें देखने को मिल रही हैं जो इनिशियल लेवल पर हैं। अब इसको समझने से पहले हम ये भी जान लें कि मिट्टी के मुख्य कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं। आइए थोड़ी देर के लिए हम पहले कंपोजिशन समझ लें। मिट्टी में मुख्य कंपोजिशंस 4 होते हैं। नंबर 1 सबसे पहले ऑक्सीजन, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 मिनरल,
नंबर 4, ह्यूमस। 4 प्रकार के ये मिट्टी के कंटेंट्स हैं। ऑक्सीजन, पानी, मिनरल और ह्यूमस। मिट्टी के अंदर 25% पानी, 25% ऑक्सीजन और लगभग 40 से 45% तक मिनरल, 5 से 10% तक ह्यूमस पाया जाता है। ये मिट्टी के मुख्य कंपोजिशंस हैं कि मिट्टी के अंदर अगर आप जब देखेंगे ओवरऑल मिट्टी को, तो मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा 25%, पानी की मात्रा 25%, मिनरल सबसे ज्यादा होते हैं 40 से 45%, और ह्यूमस बोला इसका मतलब फौना एंड फ्लोरा का डिकम्पोजिशन फॉर्म। जब जीव जंतु और वनस्पतियां सड़ गल जाके मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी को हम ह्यूमस कहते हैं। तो ये फॉसिल्स हैं, जो ये इनके अवशेष हैं जीव जंतु वनस्पतियों के, जो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो गए पूरी तरह से, इस तरह से मिक्स हो गए कि नामो निशान ही मिट गया। तो वही मिक्स हुए जीवांश वो ह्यूमस कहलाते हैं। उनकी मात्रा 5 से 10% तक होती है। तो ये 4 चीजों से मिलकर मिट्टी बनती है। क्लियर हुआ? क्या क्या? ऑक्सीजन, पानी, मिनरल और ह्यूमस। यही 4 चीजें हैं। जब बोला जाता है मिट्टी में किसी चीज की कमी है, ह्यूमस की कमी है। अगर मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी है या पानी की कमी है या मिनरल्स की कमी है, क्योंकि पेड़ पौधों को पैदा होने के लिए इन चारों चीजों की जरूरत है। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तभी अच्छी मिट्टी बनती है। तो ये मिट्टी के जनरल कंपोजिशंस हो गए। इन्हीं में कमी बेसी होने से मिट्टी खराब होती है। तो पहले हमने जाना कि मिट्टी में ये 4 चीजें पाई जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं सोइल प्रोफाइल की। अगर हम बात कर रहे हैं सोइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका, सोइल प्रोफाइल का मतलब होता है कि अगर किसी भी स्थान पर एक मिट्टी को काटा जाए गहराई तक, तो मिट्टी के अंदर कौन कौन से स्तर पाए जाते हैं। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो स्तर हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। O, A, B, C और R। सामान्यतः 5 प्रकार के संस्तर पाए जाते हैं। इन्हीं 5 प्रकार के संस्तरों से, 5 प्रकार के होराइजन से मिलकर सोइल प्रोफाइल तैयार होती है। दुनिया की कोई भी सोइल की प्रोफाइल अगर आपको तैयार करनी है तो उसमें ये 5 स्तर होने ही चाहिए। 5 स्तरों में से अब कहां पर कौन सी चीज पाई जाती है, अब हमें ये समझना है। तो सबसे पहले हमने देखा ओ जो संस्तर है उसमें क्या पाया जाता है। ओ वो संस्तर है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ह्यूमस। ह्यूमस की मात्रा सबसे ऊपर लेवल पर होती है। जीव जंतु और वनस्पतियों के अवशेष मिट्टी के ऊपर लेवल पे ही सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले वो संस्तर है जहां ह्यूमस पाया जाता है मैक्सिमम। ये मिट्टी का सबसे ऊपर का पार्ट है। ऊपर का पार्ट मतलब लगभग 1-2 इंच की लेवल, 1-2 इंच बस केवल निचले भाग तक। उसके बाद फिर नीचे ए स्तर शुरू होता है। ए स्तर में जैसे ही पहुंचते हैं तो यहां पर अब मात्रा बढ़ती है किस चीज की? मिनरल्स की। मिनरल मिलेगा, पानी भी मिलेगा, ऑक्सीजन तो है ही, हर जगह ऑक्सीजन है। लेकिन यही तीनों चीजें आगे किस रूप में बढ़ती हैं? तो जैसे ही और नीचे जाएंगे
तो अब ए पार्ट में आपको मिलना शुरू करेगा ह्यूमस के साथ साथ, इस पार्ट में ह्यूमस के साथ साथ आपको मिलने वाला है फिर मिनरल्स। और निचले भाग में जाएंगे तो फिर यहां ह्यूमस नहीं होगा, यहां पर होंगे मिनरल और वाटर। मिट्टी में जैसे जैसे नीचे जाएंगे पानी नीचे जमा होता चला जाता है, पानी ऊपर नहीं ठहर पाता, नीचे की ओर जाता है, तो वाटर कंटेंट्स नीचे बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। इसके नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको बिखरी हुई चट्टानें मिलेंगी, मिट्टी के साथ साथ बीच बीच में चट्टानें ऐसी। और सबसे निचले भाग में जाएंगे तो यहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें मिलेंगी आपको, ऐसा निचले भाग में। इसलिए इसको आर फॉर रॉक, आर फॉर रॉक, ये रॉक होराइजन है जहां पर कठोर बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती हैं। निचले भागों में बड़ी चट्टान, यहां चट्टान के टूटे हुए टुकड़े, पत्थर वगैरह इत्यादि। इसके ऊपर भाग में मिनरल और वाटर ज्यादा मात्रा में, वो है बी कंटेंट, बी संस्तर। और ए में ह्यूमस और मिनरल, और सबसे ऊपर ह्यूमस मैक्सिमम। इस तरह से इन सबको मिलाकर ये बनती है सोइल प्रोफाइल। तो मिट्टी की जब प्रोफाइल की बात आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने पार्ट बनने में हजारों साल लग जाते हैं, तब जाके ये सारे पार्ट मिट्टी में तैयार होते हैं। अब अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों की बात करो तो पहाड़ी क्षेत्रों पर ये कभी भी प्रोफाइल पूरी तरह से डेवलप होगी ही नहीं, क्योंकि पहाड़ों की मिट्टी अक्सर निकलती रहती है, तो वहां कंप्लीट प्रोफाइल कभी नहीं मिलने वाली आपको। मिट्टी की कंप्लीट प्रोफाइल कहां मिलने वाली है? मैदानी इलाकों में। जहां मैदानी भाग होंगे वहां मिट्टी के संस्तर एक के ऊपर एक जमा होते चले जाएंगे, इसलिए सही मिट्टी केवल मैदानी भागों में मिलेगी। और मैदानी भागों में भी कहां? अगर आप मैदानी भागों की बात करें तो मैदानी भागों में भी कहां? मैदानी भागों में विशेष रूप से जहां बांगर एरिया पाए जाते हैं, जहां मिट्टी को डेवलप होने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। खादर में भी नहीं, क्योंकि खादर में मिट्टी हर साल चेंज होती रहती है। मिट्टी जब नदी का पानी चढ़ जाएगा उस मिट्टी के ऊपर तो बहुत सारी मिट्टी लेके भी जाएगा और नई मिट्टी को बिछा के जाएगा, तो इसलिए वहां नई नई प्रोफाइल के अंतर्गत नए नए होराइजन बनते रहते हैं। इसलिए वो भी डेवलप्ड प्रोफाइल नहीं है मिट्टी की, खादर। बांगर है डेवलप्ड। अभी हम चर्चा करेंगे इसकी बांगर खादर। बांगर खादर का मतलब ये होता है कि नदियों के जस्ट किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को खादर कहते हैं, और नदियों के किनारों से दूर पाई जाने वाली मिट्टी को बांगर कहते हैं। और पहाड़ों के जस्ट नीचे जो मिट्टी होती है उसे भावर कहते हैं। भावर तो प्रोफाइल और ज्यादा डेवलप नहीं है, वहां केवल पत्थर ही पत्थर है। तो सबसे कम विकसित प्रोफाइल अगर कोई है तो वो भावर है। उसके बाद थोड़ी सी विकसित तो आप कहोगे खादर, और बांगर सबसे ज्यादा विकसित प्रोफाइल है। क्लियर हुआ? ये परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आते हैं कि मिट्टी की परिच्छेदिका या प्रोफाइल पूरी तरह से कहां तैयार होती है। तो मिट्टी की प्रोफाइल मैदानी इलाकों में तैयार होती है, ना पहाड़ी इलाकों में तैयार होती, ना ही समुद्री इलाकों में तैयार होती। इस प्रोफाइल को तैयार होने में हजारों साल लग जाते हैं, सैकड़ों हजारों साल। तो सही प्रोफाइल तैयार होती है मैदानी इलाकों में। और मैदानी इलाकों में भी वो अलुवियल सोइल जो नई पुरानी हो, और पुरानी अलुवियल सोइल को हम खादर बांगर कहते हैं। पुरानी अलुवियल सोइल ही बांगर है, नई अलुवियल सोइल जलोढ़ है। जलोढ़ में आपकी जो नई अलुवियल सोइल होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, वो होती है खादर। और पहाड़ों के जस्ट फुट पर पाई जाने वाली भावर, तो वो तो विकसित है ही नहीं, क्योंकि वहां बोल्डर पाए जाते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा विकसित मिट्टी नहीं कहलाती। सबसे अच्छी मिट्टी होती है जिसमें पूरी प्रोफाइल नजर आती है, वो है बांगर। क्लियर हुआ? किस मायने में? पूरी मिट्टी का स्ट्रक्चर तैयार होने में जो समय चाहिए और जो जगह चाहिए वो बांगर क्षेत्र में ही मिलेगी, मैदानी क्षेत्रों में ही मिलेगी। इस तरह से ये पूरी प्रोफाइल कहलाती है मिट्टी की। समझ में आ गया मिट्टी की प्रोफाइल का क्या मतलब है? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं हिंदी में, और उसके विभिन्न स्तरों को संस्तर, इंग्लिश में होराइजन कहते हैं।
तो कितने होराइजन होते हैं? 5 प्रकार के होराइजन होते हैं मिट्टी के। 5 प्रकार के होराइजन में सबसे ऊपर ह्यूमस लेवल पाया जाता है, क्योंकि जीव जंतु वनस्पति सड़ने गलने के बाद जब मिट्टी में ऊपर ही ऊपर मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए ह्यूमस तत्व सबसे ज्यादा स्वाभाविक के ऊपर ही मिलेंगे। उसके नीचे फिर आपको क्या मिलने वाला है? फिर नीचे मिलने वाला है क्या चीज? पानी और मिनरल। ठीक है, ह्यूमस और मिनरल, ह्यूमस और मिनरल। फिर उसके नीचे मिनरल और वाटर। फिर उसके नीचे आपको छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी के अन्य तत्व भी उसमें मिलेंगे शामिल, लेकिन इस तरह से पत्थर मिलेंगे। और फिर नीचे जाओगे तो बड़ी बड़ी चट्टानें मिलेंगी। इस तरह से ये 5 होराइजन होते हैं मिट्टी के। मिट्टी में 2 बातें बड़ा महत्वपूर्ण होती हैं। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। आपने जड़ें पढ़ी होंगी, एक मूसला जड़, इसको कहते हैं टैप रूट, और एक होती है झकड़ा जड़। झकड़ा जड़ को क्या कहते हैं? झकड़ा जड़, झकड़ा को कहते हैं फाइब्रस। फाइब्रस रूट, एक होती है टैप रूट और दूसरी होती है फाइब्रस रूट। 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। मूसला जड़ कैसी होती है? मान लीजिए ये मैदान है, मिट्टी है, ये प्लेन सरफेस है, इसके नीचे इस टाइप की जड़ अगर हो, मतलब जो लेटरल पार्ट होते हैं जड़ों के वो छोटे छोटे होते हैं, और जो बीच वाली जड़ है वो बहुत गहरी होती है, गहराई तक जाती है। और अगर झकड़ा जड़ बनानी है तो कैसी बनाओगे? इन दोनों जड़ों में क्या अंतर समझ में आ रहा है आपको? इसका देखिए, इसका जो रूट है वो लंबा है और इसका रूट छोटा है। छोटे रूट से ही छोटी छोटी जड़ें निकली हैं, झाड़ियों जैसी, इसलिए बोलते हैं झकड़ा जड़। इसको फाइब्रस रूट कहते हैं। और इसमें जो मेन तना है वो काफी गहरा है और उसकी फिर छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। तो इसमें जो मूल जड़ है वो गहरी होती है, बड़ी होती है, और उसकी शाखाएं छोटी होती हैं। और यहाँ क्या है? यहाँ मूल जड़ छोटी होती है, बाकी उसकी शाखाएं बहुत लंबी होती है। इसको बोलते हैं झकड़ा यानी फाइब्रस, और इसको बोलते हैं मूसला यानी टैप रूट। तो ये 2 प्रकार की जड़ें होती हैं पेड़ों की। जितने भी ऊंचे वृक्ष होते हैं, वृक्ष अगर ऊंचा होगा तो उसकी जड़ टैप रूट टाइप की होगी। वृक्ष अगर छोटा होगा, झाड़ी होगी, तो उसकी जड़ भी झाड़ी जैसी होगी। तो छोटी छोटी जड़ों, अगर जितना वृक्ष का आकार छोटा है, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं हो रहे हैं, तो उनमें इस टाइप की जड़ें पाई जाएंगी, तो उनकी गहराई ज्यादा नहीं होगी। अब इसी से अंदाजा आप लगा सकते हो कि जमीन पर पैदा होने वाले जितने भी वृक्ष होते हैं उनमें से किन वृक्षों को किस संस्तर की जरूरत होती है। तो ये वाली जड़ें जाएंगी गहराई में, गहराई में जाएंगी तो ये कहां तक पहुंचेंगी? ये नीचे तक पहुंचेंगी। ये वाली मूसला जड़ें ये नीचे तक पूरी प्रोफाइल इसके लिए तैयार होनी चाहिए, तो ही ये मूसला जड़ वाले पेड़ पौधे पनप सकते हैं, अन्यथा ये नहीं पनप सकते। तो गहराई में जब जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं वो मिट्टी के निचले भाग तक पहुंचते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ऊपर के भाग में मटेरियल नहीं भी है तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर छोटी जड़ें हैं तो इनका तो खेल ऊपर लेवल पे ही खत्म हो जाता है। तो इनको नीचे वाले संस्तर नहीं चाहिए, इनको ऊपर वाली चीजें चाहिए। मतलब झकड़ा जड़ है तो उसको क्या चाहिए? ऊपर लेवल पे ह्यूमस चाहिए, उसको ऊपर लेवल पे ही वाटर चाहिए, ऊपर लेवल पे ही मिनरल जो मिल जाए उसी से काम चल जाएगा, क्योंकि उनमें गहराई में जाने की प्रवृत्ति नहीं होती। और जो जड़ें यहां तक पहुंच जाती हैं बी लेवल तक,
बी लेवल में मिनरल सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर मैक्सिमम मिनरल नीचे पाए जाते हैं बी लेवल पर। कई बार ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत ज्यादा पानी गिरता है। जब पानी ज्यादा गिरेगा तो मिनरल पानी में घुल जाते हैं और घुल के वो नीचे पहुंच जाते हैं। जैसे भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में हमने देखा था जहां लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी की विशेषता क्या होती है? मिनरल्स डिसॉल्व होके नीचे चले जाते हैं। तो नीचे कहां पहुंचते हैं? वो बी संस्तर में पहुंचते हैं। जितने भी इक्वेटोरियल लेटराइट मिट्टी है वो जहां सदाबहार ऊंचे ऊंचे वन पाए जाते हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाले वन पाए जाते हैं, वहां वृक्षों की जड़ें इस टाइप की होती हैं, मूसला जड़ होती है, और ये मूसला जड़ बहुत नीचे तक जाती हैं। तो इनको मिनरल और वाटर की जो पूर्ति होती है, चूंकि वाटर तो इनको ऊपर से मिल ही रहा है, वहां तो हर समय पानी गिरता ही रहता है, लेकिन इनको मिनरल लेने के लिए नीचे तक जाना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसी प्रोफाइल बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए मिट्टी की, जिसमें 20 संस्तर स्पष्ट रूप से हो, तो मूसला जड़ें वहां फलती फूलती हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के लिए इसकी जरूरत होती है। और अगर छोटी घास पैदा हो रही है तो घास की जड़ें तो नीचे जाती ही नहीं, घास केवल इसी भाग में रह जाती हैं, केवल ऊपर ओ लेवल पे ही रह जाती है घास। बड़ी घास है तो अंदर तक ए स्तर तक जाएगी, बड़ी घास अपने लिए न्यूट्रिएंट्स यहां से खोज लेगी। हो सकता है सवाना घास की बात करें तो कुछ हद तक नीचे भी आ जाए वो, तो सवाना घास की जड़ें गहरी होती है क्योंकि बड़ी घास है। तो जितना बड़ा वृक्ष उसकी जड़ उतनी ही गहरी, जितना छोटा वृक्ष उसकी जड़ उतनी ही उथली, ऊपर की तरफ ही रहेगी। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि मृदा परिच्छेदिका यानी सोइल प्रोफाइल किस लिए जरूरी है? ये डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में कौन सी वनस्पति पैदा हो रही है। अगर प्रोफाइल पूरी तरह तैयार नहीं है तो वनस्पति भी अच्छी तैयार नहीं होगी। तो प्रोफाइल पूरी तैयार होना जरूरी है। छोटी छोटी घास या अच्छी कृषि योग्य भूमि के लिए क्या जरूरी है? ऊपर की प्रोफाइल बहुत अच्छी तैयार होना चाहिए, नीचे की ना हो चलेगा। नीचे की प्रोफाइल से उतना लेना देना नहीं है, ऊपर की प्रोफाइल बड़ा महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जहां ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं वहां नीचे की प्रोफाइल महत्वपूर्ण होती है, ऊपर की ना हो चलेगा। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तो मिट्टी की प्रोफाइल ही ये बताती है कि वहां कौन कौन से वृक्ष पैदा हो सकते हैं। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि प्रोफाइल का मतलब क्या होता है। प्रोफाइल मतलब होता है मिट्टी के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स, जिन्हें हम संस्तर या होराइजन कह रहे हैं। और उनका निर्माण किन किन चीजों से हो रहा है? तो हमने देखा मिट्टी में 4 ही चीजें पाई जाती हैं: ऑक्सीजन, पानी, मिनरल और ह्यूमस। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा मिट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली चीज क्या कहोगे? मिनरल। ठीक है, मिनरल कहां से आते हैं? चट्टानों के खुरचने से। चट्टानों की वेदरिंग और इरोजन होता है, उससे प्राप्त होते हैं मिनरल्स। तो चट्टान मिट्टी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अगर कोई सब्सटेंस है तो वो है मिनरल। तो 4 भाग होते हैं मिट्टी के, यही चारों से मिलकर मिट्टी बनती है। क्लियर हुआ? और जब ये मिट्टी बनती है तो मिट्टी के जमीन के अंदर इसी मिट्टी के बहुत सारे संस्तर यानी लेयर्स तैयार होती हैं। और जब वो लेयर्स तैयार होती हैं तो 5 प्रकार की लेयर होती हैं: ओ, ए, बी, सी और आर। ओ माने ऊपर लेवल की, जो पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर लेवल पे पाई जाती है, इसका 2-3 इंच की होती है बस ये शुरू की, उसी में। और इसमें मैक्सिमम घास पैदा होती है। घास या झाड़ीदार जो पौधे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी नहीं होती, वो केवल ए स्तर तक ही रह जाती हैं। लेकिन जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, उनकी जड़ें बी और सी स्तर तक चली जाती हैं। वो अपने लिए न्यूट्रिएंट्स यहां से कलेक्ट करते हैं। क्लियर हुआ? यहां पर मिनरल होंगे लेकिन कम, यहां मिनरल सबसे ज्यादा होंगे और साथ में पानी भी है। दोनों चीजें हैं यहां। इसलिए गहरी जड़ें नीचे से आवश्यकता अनुसार, जरूरी नहीं है ना कि जितने ऊंचे वृक्ष हैं वो केवल भूमध्यरेखीय क्षेत्र में पाए जाएं जहां रोज पानी गिरता है। ऊंचे वृक्ष वहां भी होते हैं जहां रोज पानी नहीं गिरता, लेकिन वो अपनी आवश्यकताएं, पानी की आवश्यकताएं नीचे से पूरी करते हैं। तो इस भाग में मिनरल स्टोर हो जाते हैं, स्टोर्ड होते हैं। ऊपर के मिनरल भी नीचे आते हैं समय के साथ, और यही बी स्तर है जहां मिनरल लंबे समय तक स्टोर्ड रहते हैं। यहीं पर अंततः मिनरल ऊपर से चलकर नीचे आ जाएगा तो यहां स्टोर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इतने प्रकार की हमने जाना कि प्रोफाइल में कहां कहां और क्या क्या होता है, ये समझने की कोशिश की। अब आइए इसके आधार पर हम समझें मिट्टी को, कि मिट्टी कितने प्रकार की।
टाइप्स ऑफ सोइल। सबसे पहले फिजिकल आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, फिर केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, देखिए फिजिकल आधार पर मिट्टी चार प्रकार की होती है। नंबर एक, सैंडी। नंबर दो, सिल्ट। नंबर तीन, क्ले। नंबर चार, लोमी। चार प्रकार की मिट्टी। ये मिट्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, और विशेष रूप से फिजिकल प्रॉपर्टी में यहां किसकी बात हो रहे हैं, यहां कर रहे हैं हम मिट्टी में पाए जाने वाले कणों के आकार के आधार पर। अगर हम बात करें क्ले की, तो इसके कणों का आकार सबसे छोटा होता है 0.002 mm। सबसे छोटे कणों का आकार क्ले मिट्टी का होता है। क्ले यानी चिपचिपी, चिपकने वाली, इसको चीका मिट्टी भी कहते हैं हिंदी में। क्ले मीन्स होता है चीका मिट्टी या चिकनी मिट्टी, इसी को हम क्ले कह रहे हैं। इसके पार्टिकल्स का आकार 0.002 mm का बराबर होता है, सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। इससे 10 गुना ज्यादा पार्टिकल सिल्ट के होते हैं। इससे 10 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा करोगे तो कितना आएगा, नियर अबाउट 0.02 mm। ठीक। सैंडी इससे 10 गुना, 0. अब क्या लिखोगे, 2, 0.2 और 2, 0.2 mm। ये कणों का साइज है। अगर कणों का साइज 0.2 mm के बराबर है, 1 mm समझते हो ना, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा 1 mm है, और 0.2 mm मतलब 1 mm का 5वां हिस्सा। इतना छोटा कण, उसको कहते हैं सैंडी सॉइल। ऐसी सॉइल जिसके कणों का आकार 0.2 mm के आसपास होता है, उसे सैंडी सॉइल कहा जाता है। एक और होती है बजरी मिट्टी। बजरी मिट्टी, अगर हम बजरी मिट्टी की बात करें, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसको हम लोग मिट्टी में शामिल नहीं करते, उसको बजरी ही कहते हैं, और जहां बजरी होती है वहां पैदावार नहीं होती। तो बजरी जो होती है वो आधा सेंटीमीटर से बड़ा उसका दाना होता है, उसका डायामीटर आधा सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, उसको बजरी कहा जाता है। और बजरी का बड़ा रूप बोल्डर, बजरी का और बड़ा रूप होता है बोल्डर। तो वो जो आधा mm की मिट्टी है, आधा mm से लेके और इतने बड़े तक, ये बजरी कहलाती है। ऐसे बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े पत्थर, इतने बड़े पत्थर, ये बजरी कहलाएगी। लेकिन और इतने बड़े पत्थर और बड़े पत्थर, उसको बोल्डर कहते हैं। तो जो भावर क्षेत्र होते हैं, जहां से नदियां उतरती हैं पहाड़ों से निचले भागों में, वो बजरी ही इकट्ठी करती हैं। वहां पर आपको सैंड नहीं मिलेगा, वहां बजरी मिलेगी या बोल्डर मिलेंगे। तो नदियां जब ऊपर से लेके आती हैं चट्टानों को, तो सबसे पहले चट्टानों के रूप में जब बिछाना शुरू करती हैं वो, तो सबसे पहले बोल्डर बिछाती हैं। बोल्डर का और छोटा रूप
फिर कहलाता है बजरी, और बजरी का छोटा रूप कहलाता है फिर सैंडी यानी रेत। तो रेतीली जो मिट्टी होती है इसमें पैदावार होना शुरू होती है, पहली शुरुआत यहीं से होती है मिट्टी पैदावार की। इस मिट्टी में भी पैदावार होती है लेकिन कम। सिल्ट के आकार सैंडी से छोटे और क्ले से बड़े, वो कहलाती है सिल्ट। इसको हिंदी में कहते हैं गाद। ठीक है, सैंडी मिट्टी को क्या बोलते हैं? सैंडी को बोलते हैं रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी। रेतीली या बलुई मिट्टी कहते हैं हिंदी में। सिल्ट को कहते हैं गाद, क्ले को कहते हैं चीका या चिकनी मिट्टी, और लोमी को कहते हैं दोमट। इस तरह से मिट्टी के ये 4 प्रकार हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा सैंडी सोइल, वो सोइल है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है, ये कम उपजाऊ होती है। सिल्ट ये अपेक्षाकृत ज्यादा उपजाऊ होती है। क्ले ये भी उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन इनकी तीनों की प्रॉब्लम है। सैंडी की क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि कणों का आकार बड़ा है, इसलिए ये पानी को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करती है और तेजी से एवापोरेट करती है। रेत में कभी पानी डाल के देखिए आप, तुरंत रेत उसको सोख लेगा। रेत पे पानी डालने से पानी बहेगा नहीं, पानी तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस मिट्टी की यही प्रॉब्लम है, इसमें ये सिंचाई इसको बहुत ज्यादा चाहिए। क्यों ज्यादा चाहिए? क्योंकि एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा होता है इसका, तो ये ज्यादा सिंचाई मांगती है। और चूंकि जो जितनी जल्दी एब्जॉर्ब करेगा उतनी जल्दी एवापोरेट भी करेगा, इसलिए वाष्पीकरण भी जल्दी हो जाता है इससे। यही कारण है कि बार बार सिंचाई मांगती है। बिना सिंचाई के इसमें खेती नहीं हो सकती, और सिंचाई भी अच्छी खासी चाहिए, और इतना जल लाओगे कहां से? इसलिए प्रॉब्लम है रेतीली मिट्टी की। राजस्थान में यही प्रॉब्लम। इस मिट्टी की सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसके कणों का आकार बड़ा है, इसलिए ऑक्सीजन का प्रभाव बहुत अच्छे से होता है। पेड़ पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन भी चाहिए, तो पेड़ पौधों का प्रवाह, ऑक्सीजन का प्रवाह, फ्लो ऑफ ऑक्सीजन बहुत अच्छा होता है। ये इसका अच्छा गुण है। सैंडी मिट्टी का गुण है कि उसमें ऑक्सीजन का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, हमेशा बना रहता है, ऑक्सीजन बहुत तेजी से उसमें फ्लो करती है, ये इसका गुण है। अवगुण ये है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत पड़ती है, इसको ज्यादा पानी चाहिए और ज्यादा एवापोरेशन करती है, यानी जल धारण क्षमता नहीं होती इसकी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी नहीं होती। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी, इसलिए ज्यादा उपजाऊ नहीं। सिल्ट मिट्टी नदियों के जस्ट किनारे पाई जाती है, जिसे हम खादर कहते हैं। खादर सिल्ट का ही प्रकार है, गाद है वो। नदियों द्वारा अपने साथ हर साल बाढ़ के साथ बहुत सारी मिट्टी बहाकर लाई जाती है और किनारों पर बिछा दी जाती है, वही खादर है। और ये नदियों के किनारे लगभग 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है, दोनों तरफ, दोनों किनारों पर। उसको खादर कहते हैं, यही सिल्ट है। तो हमने ये देखा कि सिल्ट ये कहां है? ये एक प्रकार की वो जलोढ़ मिट्टी है जो नदियों के किनारे पाई जाती है, इसलिए ये बहुत उपजाऊ होती है। इसमें चूंकि नई नई लेयर नदियों द्वारा हर साल लेकर आकर बिछा दी जाती है, तो इसमें प्रोफाइल तो तैयार नहीं हो पाती मिट्टी की, प्रोफाइल तैयार हो भी नहीं सकती। सैंडी मिट्टी है, तो सैंडी मिट्टी की क्या विशेषता होती है? क्योंकि यहां जीव जंतु वनस्पतियां कम पाए जाते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में, रेतीले इलाकों में जीव जंतु वनस्पतियां कम है, तो जब जीव जंतु वनस्पतियां कम होंगे तो उसमें पहली वाली प्रोफाइल तैयार ही नहीं होगी। पहली वाली प्रोफाइल कौन सी थी? हमने देखा था पहली प्रोफाइल कौन सी थी? ये पहली प्रोफाइल ह्यूमस वाली, तो ह्यूमस वाली प्रोफाइल नहीं मिलेगी उसमें सैंडी मिट्टी में, ये सबसे बड़ा उसका अवगुण है। सिल्ट वाली मिट्टी की क्या विशेषता है? सिल्ट वाली मिट्टी की ये विशेषता है, इसमें हर साल एक नया स्तर बिछ जाता है, मतलब ये मिट्टी पुरानी हो ही नहीं पाती, हर साल इसमें नया नया मिलेगा, तो इसलिए पूरी तरह से विकसित प्रोफाइल इसकी भी नहीं है। क्ले, क्ले अक्सर निचले भागों में पाई जाती है, मिट्टी के नीचे भागों में क्ले मिलता है, चिकनी मिट्टी, इसी में कणों का आकार बहुत छोटा होता है। काली मिट्टी इसी प्रकार की होती है, क्ले, इसीलिए जब काली मिट्टी में पानी पड़ जाए तो बहुत चिपचिपी होती है वो।
क्योंकि वो पानी आसानी से पहले तो सोखती नहीं, पहले तो आसानी से गीली नहीं होती मिट्टी, गीले होने में टाइम लगता है काली मिट्टी को, और एक बार गीली हो गई तो सूखती नहीं, उसमें से आसानी से जल नहीं निकलता। परीक्षा में प्रश्न आता है किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी एक बार पानी को पी ले तो आसानी से पानी उसमें से निकलता नहीं। खूब धूप पड़े, वाष्पीकरण होने के लिए पानी अंदर से बाहर आने की कोशिश करेगा बार बार, लेकिन काली मिट्टी उसको आने नहीं देगी, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं। छोटे पार्टिकल के बीच में पानी आसानी से रुक जाता है, और पार्टिकल बड़े होंगे तो बीच में होल बड़ा होगा ना। अगर पार्टिकल बड़े होंगे तो उनके बीच में गैप ज्यादा होगा, गैप ज्यादा होगा तो उनमें से पानी निकल जाएगा, और पार्टिकल छोटे हैं तो गैप नहीं मिलेगा, गैप नहीं मिलेगा तो पानी बाहर एवापोरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए काली मिट्टी का ये अच्छा गुण है कि वो एवापोरेट नहीं करती आसानी से, लेकिन फिर भी पानी, गर्मी खूब पड़ रही है, पानी तो बाहर निकलेगा, तो इसलिए वो क्या करता है, मिट्टी में दरारें बना देता है। काली मिट्टी में आपको हमेशा दरारें मिलेंगी, दरारों में से फिर पानी बाहर निकलता है, पूरी मिट्टी से नहीं निकल पाता तो दरारों में से बाहर निकलता है। और जब दरारें बन जाती हैं काली मिट्टी पर तो ऐसा लगता है जैसे काली मिट्टी की जुताई हो गई है, अपने आप जुताई हो गई है, तो उसे कहते हैं सेल्फ प्लोइंग सोइल। सेल्फ प्लोइंग सोइल परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। किस मिट्टी को सेल्फ प्लोइंग सोइल कहा जाता है? स्वजुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। अपने आप जुताई कैसे होती है? बखर चलता है ना, जब बखरनी होती है तो बखर के फरुए से मिट्टी में लाइनें बनाई जाती हैं, और काली मिट्टी में लाइन अपने आप बन जाती हैं दरार पड़ने के कारण, इसलिए वो स्वजुताई वाली मिट्टी है, सेल्फ फ्लोइंग सोइल कहलाती है काली मिट्टी। याद रखेंगे, काली मिट्टी की जल धारण क्षमता मैक्सिमम है, लंबे समय तक पानी को रख सकती है, इसलिए सबसे कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है काली मिट्टी में। यही कारण है कि काली मिट्टी में पैदावार अच्छी होती है। जैसे सोयाबीन, कपास, कपास को पानी की जरूरत हर समय रहती है, इसलिए कपास काली मिट्टी में पैदा होता है, और अगर मिट्टी सूख गई कपास बेकार हो जाएगी। यही कारण है उसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, कॉटन सोइल के नाम से जाना जाता है। तो यह है आपकी क्ले, जो काली मिट्टी है। और मिट्टी की संपूर्ण प्रोफाइल, विकसित प्रोफाइल कहां पाई जाती है? बांगर में। ठीक है, ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बांगर मिट्टी में प्रोफाइल पूरी तरह से विकसित होती है, न खादर में होती, भावर में तो होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तराई के मैदान जो भावर के जस्ट नीचे होते हैं, तराई भावर से निचले भागों में, तराई वाले भागों में नदियां दिखती हैं, भावर वाले भागों में नदियां नहीं दिखती। तराई वाले भागों में भी मिट्टी अच्छे से विकसित हो जाती है, वहां विकसित होने का मौका मिलता है। वहां दलदली भूमि होती है, तो वहां ह्यूमस भी अच्छा पाया जाता है, घास के मैदान होते हैं। लेकिन वहां एक प्रॉब्लम यह है कि वहां ऐसी फसल पैदा की जा सकती है जिसको नमी की ज्यादा जरूरत हो, ज्यादा नमी में रहने वाली, इसीलिए वहां गन्ना और चावल की फसल ली जाती है तराई के मैदानों में, क्योंकि उसको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, नमी की ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन आप सोचें कि वहां मिनरल्स ऊपर मिल जाएंगे, सो नहीं मिलने वाले, मिनरल्स नीचे ही मिलेंगे, क्योंकि हर समय पानी की लेयर बनी रहती है, तो मिनरल वहां भी नीचे जाने की कोशिश करते हैं। तराई के मैदानों में भी मिनरल आसानी से ऊपर नहीं मिलते। तो हमने 3 प्रकार की मिट्टी देखी, सैंडी, सिल्ट और क्ले। ये 3 प्रकार की हो गई। इनमें से मुख्य प्रकार तो 2 ही हैं, सैंडी और क्ले। ये तो बीच का प्रकार है, कण के आकार का बीच वाला आकार होने से ये सिल्ट बनती है। अगर ऐसी मिट्टी, क्या कोई मिट्टी पूरी तरह से सैंडी होती है? नहीं। क्या मिट्टी पूरी तरह से क्ले होती है? नहीं। अगर पूरी तरह से सैंडी है तो फिर तो वो मिट्टी फिर है ही नहीं, वो रियल मिट्टी है ही नहीं, फिर तो उसमें कोई पैदावार होनी नहीं है, फिर तो वो रेगिस्तान का रेत है। अगर पूरी तरह सैंडी है तो रेगिस्तान का रेत है जिसमें कोई पैदावार नहीं होनी। तो कोई भी मिट्टी ना पूरी तरह से क्ले होती, ना पूरी तरह से सैंडी होती। अगर सैंडी का गुण ज्यादा है तो क्ले कम होगा, और क्ले का गुण ज्यादा है तो सैंडी कम होगा, तो रेतीले कण कम होंगे। अगर क्ले ज्यादा है, क्ले और सैंड दोनों से मिलकर बनती है, तो उसको कहते हैं लोमी, दोमट मिट्टी।
दोमट मिट्टी का मतलब होता है दो मिट्टियों से मिलकर बनी मिट्टी, दोमट। दो मिट्टी कौन कौन सी? सैंडी और क्ले। ठीक है, सिल्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि सिल्ट उन दोनों के बीच का फॉर्म है। तो सैंडी और क्ले से मिलकर बनी मिट्टी को हम लोमी यानी दोमट मिट्टी कहते हैं। अगर उस मिट्टी में सैंड ज्यादा है तो सैंडी लोमी, अगर उस मिट्टी में क्ले ज्यादा है तो क्ले लोमी। क्लियर हुआ? जो मिट्टी ज्यादा होगी, ये ज्यादा है तो इस टाइप की लोमी कहलाएगी, ये ज्यादा है तो इस टाइप की लोमी कहलाएगी। इस तरह से दोमट मिट्टी दुनिया की सबसे उत्तम मिट्टी होती है, लोमी, बशर्ते कि उसमें क्ले और सैंड की बराबर मात्रा हो। शर्त है ऐसी लोमी जिसमें क्ले और सैंडी इन दोनों का 50-50% हो। अगर दोनों 50-50% हैं तो ऐसी लोमी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि अगर ये है तो क्या करेगा? ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से करेगी। क्ले है तो क्या करेगी? पानी को रोकने की कोशिश करेगी। तो अच्छी मिट्टी की क्या विशेषता है? जिसमें आसानी से ऑक्सीजन फ्लो हो, जिसमें पानी जल्दी से एवापोरेट ना करे, यही तो अच्छी मिट्टी की विशेषता है। और ये दोनों गुण इन दोनों में अलग अलग पाए जाते हैं, और अगर ये दोनों का मिक्सचर होगा तो मिट्टी बहुत अच्छी होगी, तो उसको कहेंगे लोमी। कभी कभी आप किताबों में पढ़ते हो कि भुरभुरी दोमट मिट्टी। भुरभुरी दोमट मिट्टी, उसमें भुरभुरापन है, इसका मतलब उसमें सैंडी गुण ज्यादा है। ठीक है, तो वो सैंडी लोमी है। भुरभुरी दोमट मिट्टी कहां पाई जाती है? सूखे इलाकों में जहां पानी कम गिरता है, जैसे चंबल ग्वालियर क्षेत्र, वहां भुरभुरी दोमट मिट्टी है। भुरभुरापन है मिट्टी में, एक तरह का रेतीला गुण है उसमें ज्यादा। तो जब कभी वहां आंधियां चलती हैं, लू चलती है, तो साथ में मिट्टी उड़ती है। कभी आप जाएंगे इन क्षेत्रों में, सूखे इलाकों में, तो वहां मिट्टी बहुत उड़ती हुई नजर आएगी गर्मियों में आपको। और अगर वो मिट्टी उड़ते हुए चिपक जाए आपके बदन से तो मजा आ जाता है। फिर पूरे शरीर में जो ईचिंग होती है, काटने को दौड़ती है वो मिट्टी। और जहां काली मिट्टी के क्षेत्र होते हैं वहां धूल नहीं उड़ेगी। मालवा में चले जाइए आप, वहां आपको धूल उड़ती नजर नहीं आएगी ज्यादा। मालवा क्षेत्रों में, शहरों में धूल नहीं उड़ती ज्यादा, लेकिन बुंदेलखंड ये सूखा इलाका है, वहां आपको खूब धूली धूल मिलेगी। किसी भी शहर में चले जाओ, और बाकी रही सही कसर इंसान पूरी कर देता है अव्यवस्था फैला के। तो इस प्रकार से ये हमने 4 प्रकार की मिट्टी देखी। ये कौन से आधार पर है? फिजिकल आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोइल, सैंडी, सिल्ट, क्ले एंड लोमी। अब हम इसके बाद बात करते हैं केमिकल आधार पर। केमिकल आधार पर 2 प्रकार की मिट्टी होती है, एक होती है एसिडिक और दूसरी होती है बेसिस या एल्कलाइन। एल्कलाइन या बेसिस सोइल, 2 प्रकार की मिट्टी। एसिडिक यानी अम्ली, और इसको कहते हैं क्षारी। अम्ली, इसको कहेंगे क्षारी। अम्लीय मिट्टी वो है जिसकी पीएच वैल्यू कितनी? लेस देन 7। क्षारी मिट्टी वो जिसकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। पीएच वैल्यू माने होता है हाइड्रोजन आयनों का कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के आधार पर 7 से ज्यादा और 7 से कम। अगर 7 है तो न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिस। अगर पीएच वैल्यू 7 है, केमिस्ट्री में पीएच वैल्यू पढ़ेंगे हम लोग, तो हाइड्रोजन आयन की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। उससे ज्यादा मात्रा है हाइड्रोजन आयन की तो कोई भी वस्तु अम्लीय कहलाती है, और इससे कम है, इससे अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो उसमें क्षारीयता के गुण होंगे। इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझेंगे आप कि जितने भी मेटल और नॉन मेटल, तो आप जानते हो मेटल्स के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो जिस मिट्टी में नॉन मेटल ज्यादा मात्रा में होगा उसमें अम्लीय गुण मिलेगा, और जिस मिट्टी में मेटल्स ज्यादा होंगे उसमें क्षारीय गुण मिलेगा।
बस सिंपल सी बात है। सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? जिसकी पीएच वैल्यू 6 से लेकर 7.5 के बीच में होती है। एक अच्छी मिट्टी की पीएच वैल्यू 6 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। अगर 6 से कम है तो वो मिट्टी अच्छी नहीं है फसल के लिए, 7.5 से ज्यादा है तो भी अच्छी नहीं। मतलब मिट्टी के लिए, मिट्टी में थोड़ी अम्लीता या थोड़ी क्षारीयता चलेगी, उससे फसल को उतना नुकसान नहीं होता। लेकिन ज्यादा अम्लीय और ज्यादा क्षारीय हो जाए तो उसमें फसल फिर पैदावार नहीं हो सकती अच्छी। तो अच्छी मिट्टी के पीएच वैल्यू 6 से 7.5 के बीच में होती है। अगर मिट्टी अम्लीय है, अम्लीय कैसे होती है मिट्टी, थोड़ी देर के लिए समझेंगे। आप बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करेंगे, मिट्टी अम्लीय हो जाएगी। जितने हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, अगर उनका प्रयोग ज्यादा करोगे तो मिट्टी अम्लीय हो जाएगी। विशेष रूप से यूरिया का प्रयोग ज्यादा करने से मिट्टी में अम्लीयता का गुण बढ़ जाएगा। अगर मिट्टी में ज्यादा मात्रा में अंडरग्राउंड सिंचाई करोगे, यानी बोरवेल, ट्यूबवेल से अगर आप सिंचाई करते हो, तो नीचे से मिनरल्स ज्यादा निकल के बाहर आ जाते हैं पानी के साथ, और वो मिनरल पूरी मिट्टी पे पानी के साथ बैठ जाते हैं। नतीजा क्या होगा? मिट्टी क्षारीय हो जाएगी। तो पंजाब में, पंजाब हरियाणा में जहां बहुत ज्यादा सिंचाई होती है अंडरग्राउंड वाटर से, वहां मिट्टी में इसलिए क्षारीयता का गुण आ जाता है। क्लियर हुआ? जो सूखे इलाके होते हैं वहां मिट्टी सैलाइन नेचर की हो जाती है, यानी क्षारीय हो जाती है। सूखे इलाकों की तो रेतीली मिट्टी भी क्षारीय हो जाती है। सूखा इलाका रहेगा तो मिट्टी में क्षारीय गुण मिलेंगे। तो मिट्टी में अगर सैलिनिटी है, खारापन है, इसका मतलब मिट्टी क्षारीय है। तो ये दो प्रकार की हो गई, एसिडिक और एल्कलाइन, ये दो प्रकार की मिट्टी। अब प्रश्न उठता है, दोनों प्रकार की मिट्टी अच्छी नहीं है, ना अम्लीय मिट्टी अच्छी ना क्षारीय मिट्टी अच्छी। अगर मिट्टी में अम्लीयता का गुण आ गया है तो उसे न्यूट्रल की तरफ ले जाना है, तो उसमें क्षार मिलाना पड़ेगा। अम्ल को क्षार के साथ मिलाने से दोनों के गुण खत्म हो जाते हैं, एक नई चीज बन जाती है, सॉल्ट और पानी बन जाता है। अगर किसी भी एसिड को बेस के साथ मिलाओगे तो एक नया चीज तैयार होती है, वो है सॉल्ट। एसिड अपनी एसिडिटी खो देता है और बेसिस, जो एल्कलाइन मटेरियल है, वो अपनी बेसिसिटी खो देता है, उसमें बेसिस पना नहीं रह जाता। तो इसीलिए अगर एसिडिक नेचर है मिट्टी का तो उसमें कोई क्षारीय चीज मिला दो, चूने का छिड़काव कर दो, चूना छिड़क दो मिट्टी में, मिट्टी का अम्लीय गुण खत्म हो जाएगा। और अगर मिट्टी क्षारीय है, क्षारीय मिट्टी को अच्छा बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें कोई अम्लीय चीज डालनी पड़ेगी। तो अम्लीय चीज के तौर पर क्या डाला जाता है? या तो जिप्सम छिड़क दो, जिप्सम का गुण थोड़ा सा अम्लीय होता है, तो जिप्सम डालने से भी क्षारीय मिट्टी अच्छी हो जाती है। अथवा दूसरा सबसे अच्छा तरीका है गोबर, गोबर डाल दो, नेचुरल खाद अपनी जो है वो डालो, गोबर खाद डाल दो, या कोई भी बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग आप ज्यादा मात्रा में करेंगे तो क्षारीय मिट्टी बहुत अच्छे से काम करेगी। जितने बायो फर्टिलाइजर्स हैं इनमें थोड़ा सा अम्लीय गुण होता है, हल्का सा अम्लीय, और वो हल्का अम्लीय मिट्टी के लिए अच्छा होता है। तो प्रायः गोबर खाद का प्रयोग करने से एल्कलाइन मिट्टी अच्छी गुण वाली हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है लगभग। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी, अगर मिट्टी अम्लीय है तो उसमें क्या डालने से मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाया जा सकता है, या मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए उसमें क्या, किस चीज की मिक्सिंग करनी चाहिए, क्षारीयता को दूर करने के लिए किस चीज की मिक्सिंग करनी चाहिए, ऐसा परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये दोनों हो गए केमिकल आधार पर मिट्टी के प्रकार, एसिडिक मिट्टी हो गई और एक बेसिस यानी एल्कलाइन मिट्टी हो गई। इसके बाद अब आता है बायोटिक प्रॉपर्टी के आधार पर, इसे कहते हैं जीवांश मिट्टी। जीवांश मिट्टी मीन फॉसिल सोइल के नाम से जाना जाता है, तो इसे आप फॉसिल सोइल भी कह सकते हो। फॉसिल सोइल ऐसी मिट्टी जिसमें जीवांश के गुण ज्यादा होते हैं, इस मिट्टी को कहते हैं पीट सोइल। पीट सोइल माने होता है दलदली भूमि में, दलदली भूमि वाली मिट्टी, जहां मिट्टी में दलदल जैसा हो, कीचड़ टाइप की हो, जहां पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हों, सघन वनस्पतियां हों, और फिर पेड़ पौधों के पत्ते गिर के पानी में गिरे हों, नीचे पानी जैसा हो,
और वहां गर्मी भी अच्छी पड़ती हो, क्योंकि पेड़ पौधे अगर नीचे गिरे पानी में और गर्मी अगर अच्छी नहीं पड़ी तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा उनका आसानी से। इसलिए ऐसे सभी क्षेत्र जहां दलदली भूमि हो, पानी हो, पेड़ पौधे खूब हो, तो वहां पेड़ पौधों की पत्तियां गिरती हैं, पेड़ पौधे खुद गिरते हैं, सड़ते गलते हैं, तो मिट्टी में जीवांश तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी मिट्टी को पीट सोइल कहा जाता है। ये दलदली मिट्टी कहां पाई जाती है? ये मिट्टी पाई जाती है डेल्टाई क्षेत्रों में। हमारा सुंदरवन का डेल्टा, गंगा, सुंदरवन का डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र ने बनाया, नीचे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनका डेल्टा, इन डेल्टाओं पर पीट सोइल पाई जाती है। ये तीसरे प्रकार की हो गई। क्लियर हुआ यहां तक? अगर परीक्षा में आ जाए पीट सोइल कहां मिलेगी, तो आंख बंद करके दो, जो दलदल दलदल वाली भूमि होगी, डेल्टाई वाली भूमि होगी, वहां पीट सोइल मिलेगी। और उस सोइल में ही ह्यूमस सबसे ज्यादा मिलता है। ये परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किस मिट्टी में सर्वाधिक ह्यूमस पाया जाता है? तो आप कहेंगे दलदली भूमि में पैदा होने वाली, दलदली भूमि की मिट्टी, वहां पर दलदल होगा, वहां बहुत ज्यादा मात्रा में जीवांश होगा, क्योंकि वहां पेड़ पौधे बहुत ज्यादा होंगे। इसके लिए जरूरी क्या है? दलदल होने के साथ साथ टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, तो ही मिट्टी में जीवांश मिक्स होगा, नहीं तो जीवांश मिक्स ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठंडे प्रदेशों में जहां दलदल तो है लेकिन टेम्परेचर बहुत नीचे रहता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियां आसानी से डिकम्पोज ही नहीं होती, इसलिए वहां पीट सोइल नहीं पाई जाती। तो हर दलदल में पीट सोइल मिले ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए क्या जरूरी है? टेम्परेचर भी अधिक होना चाहिए ताकि डिकम्पोजिशन हो सके प्रॉपर। तो इस प्रकार से ये पीट सोइल, ये बायोटिक सोइल का उदाहरण है या फॉसिल सोइल का उदाहरण है। एक ही बात है, चाहे फॉसिल सोइल कहें या बायोटिक सोइल कहें अथवा पीट सोइल कहें, ये उसी के उदाहरण है। अब इसके बाद एक और फैक्टर आता है, वो आता है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल के आधार पर। अब हम कहें सोइल दो प्रकार की, एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सोइल, इनऑर्गेनिक माने अकार्बनिक मिट्टी, या इसको ऐसे कह दो कंपोजिशन ऑफ सोइल ज्यादा अच्छा है। कंपोजिशन ऑफ सोइल, दो प्रकार के कंपोजिशन होते हैं मिट्टी में, एक अकार्बनिक और दूसरा कार्बनिक, ऑर्गेनिक। यानी हम मिट्टी के संगठक की बात कर रहे हैं। मिट्टी का संगठन, मिट्टी किन किन तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो मिट्टी का संगठन दो प्रकार का होता है, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक तत्व कौन कौन से होते हैं? पेड़ पौधों के पोषण के लिए कितने प्रकार के तत्वों की जरूरत होती है? पेड़ पौधों के पोषण के लिए कितने प्रकार के तत्वों की जरूरत होती है? बताइए। ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। 18 तत्वों की जरूरत होती है। पेड़ पौधों के विकास के लिए 18 तत्वों की जरूरत होती है। अठारह ऐसे एलिमेंट हैं जो सबसे ज्यादा जिनकी हमें जरूरत है। वो 18 एलिमेंट, उनको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तीन प्रकार के एलिमेंट चाहिए पेड़ पौधों के विकास के लिए। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके बिना पेड़ पौधों का विकास हो ही नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 18 एलिमेंट। 18 कौन कौन से? प्राइमरी
देखिए याद रखना बहुत आसान। प्राइमरी एलिमेंट में आते हैं आपके केमिकल फर्टिलाइजर में क्या क्या होता है, एनपीके, यही होता है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास, यही है ना केमिकल फर्टिलाइजर, ये तो अच्छे से याद है ना, एनपीके, एनपीके, तीन चीजें लिख दी। और अगला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट। वो तीन और लिख दो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यही 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो पेड़ पौधों के विकास की पहली आवश्यकता है। इनको कहते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। पेड़ पौधों के विकास के लिए जरूरत वाले सबसे प्राथमिक अगर तत्व कोई हैं, प्राथमिक पोषणीय तत्व हैं, तो वो ये हैं। क्लियर हुआ? तो 6 प्रकार के तत्व ये सबसे ज्यादा आवश्यक हैं पेड़ पौधों के विकास के लिए। हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं एक्चुअली, ये सारे मिनरल में आएंगे। हमें मिनरल चाहिए पेड़ पौधों के लिए, तो केवल ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ दें आप, बाकी ये मिनरल ही है सब। जो जमीन से निकले, खनन कर के माध्यम से निकले, वो मिनरल, तो बाकी सब मिनरल हैं। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। तो अभी हमने पढ़ा था पानी और ऑक्सीजन दो अलग चीजें हैं, मिनरल अलग चीज है। तो मिनरल मैक्सिमम कौन कौन से हैं जिनकी जरूरत है? तो प्राइमरी हो गए, तो ये प्राइमरी एलिमेंट हैं। सेकेंडरी एलिमेंट में आते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर ये 3 सेकेंडरी एलिमेंट हैं, पौधों के दूसरे प्रकार के पोषक तत्व, द्वितीय श्रेणी के। और तृतीय श्रेणी में फिर आ जाते हैं और कौन कौन से? इसमें आ जाते हैं फिर सोडियम, सोडियम के अलावा बोरॉन, कॉपर, आयरन, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, दो और कोई बचे। अब इसमें याद आपको क्या रखना है, समझेंगे। टर्सरी प्रायः परीक्षा में नहीं पूछे जाते। परीक्षा में पूछा जाता है कि पेड़ पौधों के अच्छे विकास के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती, कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती, तो आप कहेंगे 18। उसमें से प्राइमरी सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता, इसलिए प्राइमरी आपको जरूर याद रखना है। तो याद रखने का तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले रासायनिक खाद में यूज होने वाले 3 प्राइमरी, एनपीके, और कार्बोहाइड्रेट जितने होते हैं उनमें 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बस ये 6 तत्व हैं, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं पेड़ पौधों के लिए। इनके बिना पेड़ पौधों का विकास नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? इन्हीं आधारों पर हमने बात की इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपोजिशन में क्या है यार? इनऑर्गेनिक कंपोजिशन में सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट जो आपके सामने लिखे हैं, ये सभी ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, केवल कार्बन को छोड़कर, बाकी सभी इनऑर्गेनिक हैं। तो ये 18 में से 17 इनऑर्गेनिक हैं, और ऑर्गेनिक में केवल क्या आएगा? कार्बन, बाकी 17 इसमें आएंगे। ठीक है, 17 एलिमेंट्स आएंगे अकार्बनिक में, और ऑर्गेनिक में आएगा अकेला कार्बन। और कार्बन के अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको? यहां पढ़ना है जीवांश, यानी फॉसिल्स, जीव जंतु और वनस्पतियों के अवशेष। जीव जंतु और वनस्पतियों के अवशेष यानी जीवांश। ऐसी मिट्टी जिसमें जीवांश की मात्रा भरपूर हो तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल पर्याप्त है। और जिसमें जीवांश होते हैं, ऐसे गुणों वाली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमस वाली मिट्टी है। ऐसी मिट्टी जिसमें ह्यूमस तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में हो
और ह्यूमस उसी में होगा जिसमें पेड़ पौधों के जीवांश होंगे, यानी फोना एंड फ्लोरा का फॉसिल्स होंगे। फोना एंड फ्लोरा डिकम्पोज होने के बाद जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो कहते हैं मिट्टी में ह्यूमस पर्याप्त है। तो जब भी कहें कि कार्बन, मिट्टी में कार्बनिक गुण होने चाहिए, ऑर्गेनिक गुण होने चाहिए, इसका मतलब जीव जंतु और वनस्पतियों के अवशेष होना चाहिए। तो ऐसी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है जिसमें जीव जंतु वनस्पतियों के अवशेष होते हैं, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक संगठक मिट्टी का। ऑर्गेनिक संगठक यानी ऑर्गेनिक कंपोजिशन, और ये कहलाता है इनऑर्गेनिक कंपोजिशन। इस तरह से मिट्टी में दो प्रकार के कंपोजिशन पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। क्लियर हुआ? ठीक है विद्यार्थियों, आज हमने मिट्टी के इतने सारे गुण पढ़ लिए। कल हम भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इतना अध्ययन आप लोग आज जो मैंने पढ़ाया इसको बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ लेना। मिट्टी के जितने भी गुण होते हैं, जितने प्रकार होते हैं, जो जो चीजें मिट्टी के बारे में पढ़ी जानी चाहिए, मैंने आपको सारी आज बताने की कोशिश की है। कल मैं इसी से संबंधित मिट्टी के प्रकार बताऊंगा, भारत में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं। जय हिंद।